हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अ थिन प्लेन शीट एंड स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर। तो इन सब में हम गॉसेस लॉ का अप्लाई करेंगे जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो गॉसेस लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं? सबसे पहला हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड due to linear charge distribution। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फाइंड करना है। तो ये रहा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस 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 प्लस, हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग ऊपर भी जाता है, इनफाइनाइटली नीचे भी जाता है। इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने दे रखी है, लैम्डा है। तो यहां से किसी पॉइंट जो कि यहां से a डिस्टेंस पे है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, कैसे गॉसेस को अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इस चार्ज से जाता हुआ एक ऐसा गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे जिसके हर पॉइंट पे हो सके तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक जैसी आए। अब इसके कारण जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, हर जगह ऐसा। तो हमें गॉसियन सरफेस कैसा एज्यूम करना है ताकि उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, एक जैसा हो। तो हम एज्यूम करेंगे कि ये जो गॉसियन सरफेस है ये एक सिलेंडर हो जाए। और इस सिलेंडर का ये जो कर्व सरफेस है, ये सिलेंडर पूरा ऐसा है घुमा हुआ, इस पूरे लीनियर चार्ज के आसपास से पूरा सरफेस घुमा हुआ है। ये हमने सिलेंडर चूज किया है गॉसियन सरफेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम a Gaussian surface passing through the point P। P से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे और वो गॉसियन सरफेस जैसा एज्यूम किया हमने सिलिंड्रिकल। अच्छा, अगर आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते तो क्या होता, ये पॉइंट से जाता हुआ एक स्फेरिकल अगर गॉसियन सरफेस एज्यूम करते तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आता। यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, इस पूरे स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आता। तो ये निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता। ठीक है, निकाल तो सकते हैं पर बहुत मुश्किल होता है निकालना। और अगर दूसरा सरफेस देखें तो यहाँ पे हम लेते हैं अगर एक क्यूब, तो क्यूब की साइड तक तो ठीक है पर उसके कॉर्नर पे जब जाते हैं हम तो इसे डायगोनल की डिस्टेंस आ जाती है इस लीनियर चार्ज से। तो यहाँ के पॉइंट की डिस्टेंस अलग, यहाँ के पॉइंट की डिस्टेंस अलग, तो वो भी हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं। पर जब हमने सिलेंडर एज्यूम किया तो सिलेंडर की रेडियस क्या हो जाएगी, a, और a रेडियस का सिलेंडर इस टाइप से घूमेगा इस चार्ज के आसपास और इस सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस इस लीनियर चार्ज से कितनी हो जाएगी, a के इक्वल। ठीक है, तो हमने क्यों एज्यूम किया ये समझ पाए। अब इस सिलेंडर की लेंथ को मैं ले लेता हूं l लेंथ का ये सिलेंडर। तो देखें, अप्लाई करते हैं गॉसियन लॉ। अप्लाइंग Gaussian law on the point। क्या गॉसियन लॉ अप्लाई करेंगे, हम मान लेंगे कि ये जो पार्ट है
तीन सरफेस में हम डिवाइड कर देंगे। एक तो ये जो प्लेन सरफेस हुआ इसको मैंने बोल दिया सरफेस 1, नीचे का जो सरफेस हुआ बोल दिया उसे सरफेस 2, और ये जो कर्व सरफेस है उसे बोल दिया मैंने सरफेस 3। तो कितने सरफेस मैंने एज्यूम किए यहाँ पे? तीन सरफेस, एक ऊपर का प्लेन सरफेस, एक नीचे का प्लेन सरफेस और एक कर्व प्लेन सरफेस। तो फ्रॉम सरफेस 1 फ्लक्स passing through surface 1 वो कितना होगा? देखो फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, देखो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। और हम जानते हैं अगर ये क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज्ड सरफेस का जो डायरेक्शन होता है, इसके एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? इसके नॉर्मल की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो इसका जो नॉर्मल होगा आउटवर्ड वो ऐसा होगा, इसका आउटवर्ड नॉर्मल यहाँ से ऐसा आएगा और यहाँ से आउटवर्ड नॉर्मल ऐसा आएगा। इस डायरेक्शन में इसकी एरिया की डायरेक्शन होगी सरफेस 1। फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 1 अगर हमें लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? देखो इंटीग्रेशन सॉरी phi 1 will be equal to E dot एरिया वेक्टर, E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अभी अगर हम phi 1 की बात करें तो एरिया E तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो गई, और एरिया क्या होगा? यहाँ पे एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, साथ में E और क्या आता है? cos थीटा। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है? 1 इक्वल यहाँ लिख देंगे हम पाई a स्क्वायर और cos थीटा। अब थीटा क्या लिखेंगे? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर और सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसा आएगा? 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ cos 90। तो अब अगर देखा तो phi 1 सरफेस 1 से जो फ्लक्स आया वो कितना आया? 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितना होता है? 0। अभी फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 1 लिखा, अभी 2 से लिखा जाए अगर तो फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 2। सरफेस 2 कौन सा होगा? नीचे वाला सरफेस। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो इधर, तो इसका भी एरिया वेक्टर इधर। तो यहाँ से लिखें फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 will be equal to E वेक्टर डॉट A वेक्टर, और phi 2 आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान लेते हैं यहाँ पे कितनी है? E, और एरिया से अगर इसको मल्टीप्लाई किया गया तो पाई a स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में cos 90, क्योंकि यहाँ भी एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो फिर से जो phi 2 आएगा वो कितना आ जाएगा? 0 के इक्वल। तो phi 2 फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 इज आल्सो 0। ठीक है, अब देखो अगर इस कर्व्ड सरफेस से निकालने, इसे क्या बोला हमने? सरफेस 3। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 3, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 3 वो कितना होगा? देखो phi 3 वो होगा E वेक्टर डॉट A वेक्टर। E क्योंकि E इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि जो चार्ज है वो इस कर्व सरफेस के हर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू हर पॉइंट पे कैसा आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और A की जगह क्या लिख देंगे? इसका पूरा एरिया, और पूरा एरिया कितना होगा? 2 पाई a into l। 2 पाई या r into l होता है एरिया, कर्व्ड सरफेस का एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 पाई a into l, ये हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसकी डायरेक्शन में आप देखें तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इस डायरेक्शन में, और इसका आउटवर्ड नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0। तो cos 0 लिखेंगे, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो phi 3 प्लस आ गया हमारे पास a into 2 pi a into l into 1।
अभी नेट फ्लक्स इस पूरे इनक्लोज्ड सरफेस से पूछा गया, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स थ्रू द enclosed surface, वो कितना होगा? phi net will be equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3। तो phi 1 की वैल्यू हमें पता है 0, phi 2 की वैल्यू 0 और phi 3 की वैल्यू है e into 2 pi a into l into cos 0 to 1 हो गया। ये आ गया हमारे पास phi net का वैल्यू। तो phi net will be equal to e into 2 pi a into l। ये हो गया नेट फ्लक्स। पर अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, but according to Gaussian law, गॉसियस लॉ के अकॉर्डिंग जो नेट फ्लक्स पास होता है किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस से वो कितना होता है? q in by epsilon नॉट के इक्वल। तो नेट फ्लक्स पाई नेट किसके इक्वल होना चाहिए? q in by epsilon नॉट। q in क्या है? इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज मौजूद है वो। तो अब इसे लिखते हैं हम, फाई नेट का वैल्यू कितना है? e into 2 pi a into l। ये हो गया यहाँ पे नेट फ्लक्स। और q in कितना होगा? देखो इसकी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? लैम्डा, क्योंकि लैम्डा क्या है? इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है? लैम्डा। तो l लेंथ पे कितना होगा? लैम्डा इनटू l। ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर देंगे? एप्सिलॉन नॉट। तो ये l से ये l कट गया। यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखें तो लैम्डा बाय 2 pi epsilon naught into a, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। किस पॉइंट पे? इस लीनियर चार्ज से ये a डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसके ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कैसे करते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी गॉसेस लॉ को अप्लाई। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द पॉइंट। अभी अगला हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे करते हैं अगला गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन, और वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड अ प्लेन चार्ज शीट। एक प्लेन चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है वो हम फाइंड करना चाहिए। तो ये कोई प्लेन चार्ज शीट है जिसके ऊपर अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे उस पॉइंट को इस सरफेस के काफी क्लोज लिया जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट। इसके ऊपर चार्ज दिया है हमने, पूरी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, ये पॉजिटिव चार्ज। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल देता हूँ सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? यूनिट एरिया के ऊपर जितना चार्ज होता है उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है इसके पास में, यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं, इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। फिर से सबसे पहला काम क्या करना है गॉसियन लॉ को अप्लाई करने के लिए, कि इस पॉइंट P से पास होता हुआ हम मान लेते हैं कोई भी एक गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस फिर से ऐसा लेंगे ताकि वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख पाए, इजीली सॉल्व कर पाए इस क्वेश्चन को। तो हम लेते हैं यहाँ पे फिर से जो गॉसियन सरफेस लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा?
एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो कि इस शीट को ऐसे परपेंडिकुलरली क्रॉस कर, ठीक है। ये हमने ले लिया एक गॉसियन सरफेस जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अभी जितना एरिया ये वाला होगा उतना ही एरिया ये भी होगा, उतना ही एरिया ये भी होगा, क्योंकि ये क्या है, सिलेंडर, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। तो अब इसके दो सरफेस होंगे, एक तो प्लेन सरफेस, एक दूसरा ये प्लेन सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। तो प्लेन सरफेस इसको मैंने बोल दिया सरफेस 1, इसको बोल दिया सरफेस 2 और इसको बोल दिया मैंने सरफेस 3। तो अब देखो सरफेस 1 से पास होने वाला टोटल नेट फ्लक्स अगर मुझे लिखना होगा तो मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट P पे इस प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है E, ठीक है, कितना मान लेते हैं E। तो अगर इधर E है तो इधर भी कितना होगा E, जो कि हमने दोनों का जो डिस्टेंस लिया है, जितना इधर है सिलेंडर उतना ही सिलेंडर इधर भी है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या ले लिया E। अब देखो फ्लक्स लिखना हुआ, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 1, फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये लिखना हुआ, तो हम बोलते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 1 phi1 is equal to E dot A, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब देखो phi1 क्या हो जाएगा E A cos थीटा। अब लिखते हैं ये E कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमने मान लिया इस पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो जितना E यहाँ है उतना ही इस सरफेस के हर पॉइंट पे होगा। क्यों होगा एक जैसा, क्योंकि इसका इस सरफेस का हर पॉइंट इन चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे है, और तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा सेम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E होगा हर पॉइंट पे, और एरिया, इसका एरिया मैं बोल देता हूँ A, कितना है A, यहाँ पे लिख दिया मैंने एरिया A। और cos थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, अच्छा इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ये कैसा है इनक्लोज्ड सरफेस, जब इनक्लोज्ड सरफेस की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर कैसा आता है आउटवर्ड नॉर्मल, ये हो गया आउटवर्ड नॉर्मल इसका, ये इसका आउटवर्ड नॉर्मल और ये इसका आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ एरिया की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम cos 0, ठीक है। तो phi1 जो फ्लक्स आया वो आया E into A। सिमिलरली फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 2 लिखेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 2, तो सेकेंड सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा उसे मैंने बोल दिया phi2, वो होगा E वेक्टर डॉट A वेक्टर के इक्वल, फिर से phi2 के वैल्यू लिखेंगे तो E A cos थीटा लिख सकते हैं। अब E का वैल्यू लिखना हुआ तो चूंकि हम जानते हैं कि जो पीछे वाला सरफेस है वो उतनी ही डिस्टेंस पे है जितना कि ये वाला सरफेस डिस्टेंस पे है, इसलिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस पे आएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस के ऊपर भी आना चाहिए। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बोला है E, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण क्या आएगा E ही आएगा। यहाँ पे मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हो गया E। अभी एरिया पूछते हैं तो जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये भी होगा, तो एरिया का भी मैग्नीट्यूड A ही होगा। और cos थीटा की बात करें तो यहाँ का आउटवर्ड नॉर्मल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 0। तो phi2 जो फ्लक्स आया है किसके इक्वल आ गया E into A के इक्वल, ये वाला भी E into A के इक्वल आया। अब थर्ड सरफेस से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 3, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस, थर्ड सरफेस से कितना होगा देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर, दोनों के बीच का एंगल 90, तो फ्लक्स कितना आएगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटवर्ड नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है
90 डिग्री का। तो यहाँ से लिखेंगे हम फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 phi 3 is equal to EA cos 90 और cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, इसलिए फ्लक्स भी कितना आ जाएगा 0। ठीक है, समझ पाए इस कर्व्ड सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल किधर है ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ गया। अगर नेट फ्लक्स लिखना है हमें इस इनक्लोज्ड सरफेस से, तो नेट फ्लक्स फाई नेट वो कितना होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 के इक्वल। जो फाई 1 की वैल्यू e into a, फाई 2 की वैल्यू e into a और फाई 3 की वैल्यू 0, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया यहाँ से फाई नेट वो होगा e into 2e into a के इक्वल। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ हम बोल सकते हैं नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एन इनक्लोज्ड सरफेस इक्वल टू q in by एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नेट कितना आया 2e into a के इक्वल, और q in अंदर का चार्ज कितना होगा देखो, इसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज सिग्मा, तो a एरिया पे कितना होगा, क्योंकि ये कितना एरिया है a के इक्वल, जितना एरिया यहाँ है उतना एरिया यहाँ है और उतना ही एरिया यहाँ भी है। तो अगर यूनिट एरिया के ऊपर इतना, तो a एरिया के ऊपर कितना चार्ज इंक्लोज करेगा ये सरफेस, उसके लिए हम लिखेंगे सिग्मा इनटू a के इक्वल और डिवाइड क्या कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से। यहाँ से ये एरिया से एरिया कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि ये वाला पॉइंट इस सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे है, केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर और दूसरा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो मीडियम है इस के बाहर, प्लेन शीट के बाहर उस मीडियम के ऊपर। तो जो प्लेन चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है और किसके ऊपर डिपेंड करता है ये केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसके बाहर के मीडियम के ऊपर। ठीक है, ये दूसरा एप्लीकेशन हुआ। इसके ऊपर हम 2-3 इलस्ट्रेशन में तुम लोगों को बताता हूं कैसे निकालते हैं। अगर 2-3 सरफेस में एक साथ दे दिए जाते हो, देखो अगर मैं मुझे दिया गया प्लेन चार्ज शीट दे दी, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल दिया सिग्मा, ये दूसरा मुझे प्लेन चार्ज शीट दे दी, इसके ऊपर बोल दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। अभी यहाँ पे और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हुआ तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने 1, इसको बोल दिया 0.2, इसको बोल दिया 0.3। तो पॉइंट 1 के ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, तो देखो कितना होगा सिग्मा 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा दूर की तरफ, कितना होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा दूर की तरफ और कितना होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 यहां पे लिखना होगा तो क्या लिख दोगे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, इसके कारण भी दूर, इसके कारण भी दूर। सर ये तो दूर है, इससे दूर है और इसके पास में है, पर हम जानते हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर। मतलब जैसा इसके कारण लिखेंगे वैसा ही इसके कारण भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आगे अगर हम इस पॉइंट पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड 8.2 सेकंड पॉइंट के ऊपर, तो वो कितना निकालेंगे, देखो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है दूर की तरफ देगा, ये पॉजिटिव है ये भी दूर की तरफ देगा, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण आ जाएगी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। नेट अगर लिखना हुआ तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दो, दूसरी को नेगेटिव बोल दो। मैं प्लस x को पॉजिटिव बोलता हूं तो प्लस x को पॉजिटिव होगा तो क्या है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस कर दिया मैंने सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट।
ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2। समझ पाए क्या कैसे फाइंड करना है? अगर 3 पॉइंट के ऊपर निकालना हुआ तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके कारण क्या आएगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8.2, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या समझ पाए क्या? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कैसे फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कैसे फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 कैसे फाइंड किया? अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 8.1 और इलेक्ट्रिक फील्ड 8.3 दोनों ही सेम आएंगे। दोनों ही अगर सेम आएंगे तो हम ये बोल सकते हैं, पर देखो दोनों आएंगे तो सेम, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, पर दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं देता हूं तुम लोगों को, देखते हैं उसे कैसे करना है। इस टाइप के एक क्वेश्चन से एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ध्यान से इनको देखो। ये एक सरफेस दिया है, ये कोई दूसरा सरफेस है, इसके ऊपर मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल दिया प्लस सिग्मा और इसके ऊपर बोल दिया माइनस सिग्मा। अब इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे? इसके ऊपर प्लस सिग्मा बोला मतलब पॉजिटिव चार्ज है, माइनस सिग्मा बोला मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ, सेकंड पॉइंट ये हुआ और थर्ड पॉइंट ये हुआ। तीनों पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में देखो। इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर होगी, कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। और इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसकी तरफ होगी, कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो एक इधर दूसरा इधर, दोनों मैग्नीट्यूड में क्योंकि सेम है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 8.1 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट पे अगर देखें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना होगा E2 पॉइंट पे, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के कारण पास की तरफ। तो पॉजिटिव के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर और नेगेटिव के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर। सर ये माइनस का साइन क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि हम डायरेक्शन ले चुके हैं इसीलिए। ठीक है, डायरेक्शन हम ऑलरेडी इसमें ले चुके हैं। अभी यहाँ पे मैं बोलता इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तब मैं क्या लगा था? माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तब वो ऑटोमेटिकली अगर इस डायरेक्शन में है तो क्या हो जाता? माइनस साइन केवल क्या इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं इसलिए माइनस लेने की जरूरत नहीं है। तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें लिखना है तो क्या लिखोगे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके कारण आया? पॉजिटिव के कारण। और नेगेटिव के कारण भी इधर ही होगा, कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी 3 पॉइंट के ऊपर अगर निकाले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉजिटिव के कारण दूर की तरफ, नेगेटिव के कारण पास की तरफ। दूर की तरफ कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पास की तरफ भी इतना ही, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन 3 पॉइंट पे निकालना है तो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस बात ये बातें समझ में आई कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन चार्ज शीट के कारण हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट हमने पढ़ लिया। अब हम थीन स्फेरिकल शेल के लिए पढ़ते हैं। थीन स्फेरिकल शेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीन चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल ये कोई शेल है, इसके पूरा अंदर का पार्ट पूरा ब्लैंक होता है, कुछ भी नहीं होता है। केवल जो मटेरियल होता है वो किसका कहां पर होता है? इस सरफेस के ऊपर होता है। और इस सरफेस के ऊपर मैंने अगर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, कौन सा चार्ज दिया? पॉजिटिव।
ये चार्ज दे दिया पॉजिटिव। अब इसका रेडियस मैंने बोल दिया कितना है r। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करते हैं इस थीन स्फेरिकल चार्ज शेल के कारण। अभी 3 पॉइंट देखेंगे हम। एक तो इनर पॉइंट हुआ तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस पे पॉइंट हुआ तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एक आउटर पॉइंट हुआ तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पहले हम इनर पॉइंट के लिए निकालते हैं, इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना है, फिर आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना है, फिर आउटर को ही हम सरफेस से ऐड करके बता देंगे कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्या समझ पाए? ठीक है, तो फिर से हम लेते हैं एक पॉइंट P फॉर inner point inside the spherical shell। अगर ऐसा पॉइंट हुआ तो क्या करेंगे, देखो इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। गॉसियस को जब भी अप्लाई करना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस पॉइंट से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। हमने कर लिया गॉसियन सरफेस एज्यूम। अब इस पर इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं गॉसियस लॉ। अब गॉसियस लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। सर आपने वहां तो E इनटू एरिया ऐसा लगा दिया था, यहाँ पे ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि हमें छोटे छोटे सरफेस पे निकालना होगा। हम टोटल सरफेस पे एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आउटवर्ड नॉर्मल अलग है, दूसरे का आउटवर्ड नॉर्मल अलग आएगा, तीसरे का अलग आएगा। तो हम सबका एक साथ E into A के कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस कारण से क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q in by एप्सिलॉन नॉट। अब इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आना हुआ तो किधर आएगा भाई, सरफेस के बाहर की तरफ। ठीक है, पर देखो यहाँ पे लिखो हम E dot ds लिखते हैं अगर, तो यहाँ पे q in क्या हो जाता है, अंदर की तरफ चार्ज कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, 0। चार्ज 0 है तब हमने E डॉट ds किया तो क्या लिखा, E a cos थीटा। कुछ भी हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी, E के मल्टीप्लिकेशन में कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी E into a के इक्वल। ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो एक इनसाइड वाला पॉइंट जो कि इस स्फेरिकल शेप के अंदर हो, ऐसे पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आती है, 0 के इक्वल। चाहे इस शेल के ऊपर कितना ही चार्ज क्यों न दे दो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज अगर क्यों दिया तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अंदर वाले पॉइंट के लिए तो हमेशा कितनी होगी, 0। तो समझ में आया, इनर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आती है, 0 के इक्वल। अब आउटर पॉइंट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं आउटर पॉइंट। आउटर पॉइंट के लिए फिर से हम क्या करते हैं, ये है कोई आउटर पॉइंट P, यहाँ से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया जाएगा। ये एज्यूम कर लिया हमने गॉसियन सरफेस। अभी हम अप्लाई करते हैं डॉट ds, किसके इक्वल होता है, q in by एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर होगी, बाहर की तरफ, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और साथ में इस सरफेस का, ये इनक्लोज्ड सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल इसका, ये आउटवर्ड नॉर्मल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे इस छोटे से सरफेस ds पे मैंने एज्यूम कर ली, और यहाँ का इस सरफेस का जो आउटवर्ड नॉर्मल आ गया ये। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds, ds की जगह लिख देते हैं ds, और cos 0 लिखेंगे। अभी q in कितना होगा, अंदर कितना चार्ज है, इस बाहर वाले सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, q चार्ज। तो यहाँ लिखेंगे हम q by एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, हर पॉइंट यहाँ से इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी सारे सरफेस पे एक जैसी आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करा जा सकता है, इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ds।
इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ds ये छोटा सा एरिया, इसे छोटे 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 इस पूरे सरफेस के सब एरिया हम ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया क्या बनेगा। देखो ये पॉइंट अगर यहाँ से r डिस्टेंस पे हुआ, स्मॉल r डिस्टेंस पे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r और इतनी ही रेडियस का हमने क्या ले लिया, कंप्लीट स्फीयर। तो टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, E is equal to 4 pi small r square is equal to q by epsilon naught equal। क्या समझ पाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी हमारी 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी किसी भी आउटर पॉइंट के लिए। अच्छा अगर ये आउटर पॉइंट बाहर में होते सरफेस पे हो जाएगा तो एक सरफेस of the sphere, स्फीयर के सरफेस पे हो जाता तो क्या होता, r किसके इक्वल हो जाता, कैपिटल R के इक्वल। तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख देते हैं हम 1/4 pi epsilon naught into q by कैपिटल R स्क्वायर। ये किस पॉइंट के लिए, सरफेस के ऊपर। और आउटवर्ड पॉइंट के लिए कितना होगा ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर हम सेंटर से स्टार्ट करें तो सरफेस तक तो क्या रहता है 0, फिर अचानक से सरफेस पे क्या हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है इतना होगा। फिर धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगता है। कम कैसे हो रहा है, जैसे जैसे हम ये r बढ़ाएंगे, r की वैल्यू बढ़ेगी तो r इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे डिस्टेंस सेंटर से बढ़ते जाएगी वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। अगर फिर इन दोनों के बीच में मैंने ग्राफ बनाना चाहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ले लिया y एक्सिस पे r, ये क्या है r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो r इज इक्वल टू r तक, जब तक r इज इक्वल टू कैपिटल R नहीं आता तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है 0, तो ग्राफ ऐसा रहेगा। फिर अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जो सरफेस पे होता है, सरफेस पे कितना होता है ये 1/4 pi epsilon naught into q by r स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा 1/4 pi epsilon naught into q by कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि E is inversely proportional to 1 by r square। समझ पाए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच में। यह हो गया थिन स्फेरिकल शेल के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटर पॉइंट पे, इनर पॉइंट पे और सरफेस के ऊपर। इसे हम गॉसेस लॉ से कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो आउटर पॉइंट के लिए, इस स्फेरिकल शेल के आउटर पॉइंट के लिए एक स्फेरिकल शेल ऐसे ही बिहेव करती है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज बिहेव करता है, क्योंकि अगर ये स्फेरिकल शेल ना होते हुए यहाँ पे टोटल पॉइंट चार्ज होता तब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता 1/4 pi epsilon naught into q by r square। अब ये स्फेरिकल शेल है तब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1/4 pi epsilon naught q by r square के इक्वल। मतलब आउटर पॉइंट के लिए स्फेरिकल शेल कैसे बिहेव करती है, पॉइंट चार्ज के जैसे ही बिहेव करती है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल शेल। इसके बाद में पढ़ते हैं हम सॉलिड स्फीयर के लिए electric field due to a solid charge insulating sphere। इंसुलेटिंग क्यों लिखा, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर नहीं हो सकता है, कंडक्टिंग स्फीयर नहीं हो सकता है, इसका कारण भी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। ये क्या होगा इंसुलेटिंग स्फीयर, स्फीयर स्फेरिकल शेल, इसके स्फीयर के कारण में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना। तो दो टाइप से करेंगे, फिर से जैसा हम पहले करते थे
एक तो इनर पॉइंट के लिए इस पूरे स्फीयर के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, अंदर पूरे इसके वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज, स्फीयर के कंप्लीट वॉल्यूम में कितना चार्ज दिया गया, पॉजिटिव चार्ज, और कितना हुआ वो टोटल पॉजिटिव चार्ज q के इक्वल, ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, अब देखो दो पॉइंट पे निकालना होगा, एक इनर पॉइंट के लिए और एक आउटर पॉइंट के लिए और एक सरफेस के लिए। अब देखो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम फाइंड करते हैं। हम इस पॉइंट पे पहले इनर पॉइंट के लिए, इनर पॉइंट के लिए अगर बात करें तो इस इनर पॉइंट से जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस ले लो। ठीक है, अभी एक पॉजिटिव चार्ज हटा देता हूं, दिखेगा इस पॉइंट P से जाता हुआ क्या ले लिया हमने, गॉसियन सरफेस। अब अगर देखा जाए तो इसका रेडियस मैंने लिया था अपने ओरिजिनल स्फीयर का r, और इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से बोल देता हूं मैं स्मॉल r। तो इस पॉइंट पे निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, दूर की तरफ ऐसा मान लेते हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E। इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E। क्यों आएगा E, क्योंकि चार्ज भी अंदर सेम है और इन चार्जेस की यहां से डिस्टेंस भी सब पॉइंट पे एक जैसी है, तो डिस्टेंस भी एक जैसी और चार्ज भी एक जैसा, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा आएगा। तो अब गॉसियस लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds वो किसके इक्वल होगा, q in by एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे सेम है, मतलब कांस्टेंट है, और ds एरिया वेक्टर यहाँ का छोटा सा एरिया, इसे मैंने बोल दिया ds। अब ds एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड नॉर्मल ऐसा होता है। ठीक है, अब देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटवर्ड नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, e ds cos क्या लिखेंगे 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और पॉजिटिव नॉर्मल भी इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया 0, तो हमने लिख दिया यहाँ पे cos 0 इज इक्वल टू हो गया q in by एप्सिलॉन नॉट। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, तो बाहर आ जाएगा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 लिख दो, e into इंटीग्रल ऑफ ds किसके इक्वल होगा, q in by एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ q in कितना होगा, q in। अच्छा, इस टोटल वॉल्यूम में हमने कितना चार्ज दिया है q, यहाँ पे दो q, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो इस टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, टोटल वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया सरफेस स्फीयर का टोटल वॉल्यूम। अब ये टोटल वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा q/4 पाई r क्यूब। ठीक है, ये हो गया यूनिट वॉल्यूम में। हमें कितने वॉल्यूम में चाहिए, केवल इसमें छोटे सा वॉल्यूम में, तो इतना छोटा सा वॉल्यूम इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, q into r क्यूब into डिवाइड बाय r क्यूब, ये आ गया हमारा अंदर का चार्ज। ठीक है, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज, फिर से समझते हैं इसे। टोटल चार्ज हमने कितना लिया q, इसमें डिवाइड किया टोटल वॉल्यूम में, तो यूनिट वॉल्यूम के पास कितना होगा q/4/3 पाई r क्यूब के इक्वल। अच्छा, हमें कितने वॉल्यूम का चाहिए, इतने वॉल्यूम का, इतने वॉल्यूम से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ये हो गया q in का वैल्यू। यहाँ पे q in की वैल्यू रखते हैं q into स्मॉल r क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल R क्यूब, और साथ में यहाँ पे रहेगा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ds अगर सारे एरिया हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल इस स्फीयर का सरफेस एरिया और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, इधर हो जाएगा e into स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा q into r क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट into r। यहाँ से ये r स्क्वायर से एक r क्यूब कट गया, एक r यहाँ पे बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into q by r क्यूब into r। तो r की वैल्यू क्या है, कैपिटल R की वैल्यू तो कांस्टेंट है,
पूरे बड़े स्फीयर की जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से देखिए तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट व्हिच वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। से किसी भी स्फीयर के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं उसकी डिस्टेंस है r, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, स्मॉल r के इक्वल। यहां से हमने देखा इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। अभी हम देखते हैं आउटर पॉइंट के लिए। आउटर पॉइंट, आउटर पॉइंट कहां होगा, यहाँ पे कोई आउटर पॉइंट ले लिया मैंने P, तो सबसे पहले गॉसियन लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। ये गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम किया जो कि यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, कितनी डिस्टेंस पे है, स्मॉल r। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम छोटा सा एरिया ds, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी माने तो मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल भी किधर होगा, बाहर की तरफ, वो कितना होगा, एनकेएफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और एनकेएफ के बीच का एंगल फिर से कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, जैसे हमने स्फेरिकल शेल में किया था सिमिलरली यहाँ भी करना है। हम अप्लाई करते हैं गॉसियस लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds किसके इक्वल हो जाएगा, q in by एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ भी होगा, उतना ही यहाँ भी होगा, उतना ही यहाँ भी। इस पूरे स्फीयर के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि हर पॉइंट सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल देता हूँ सब जगह सेम आता है, E into ds into cos की वैल्यू क्या लिखेंगे, cos 0, क्योंकि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अभी q in लिखना है, अंदर चार्ज कितना है इन स्फीयर के अंदर, टोटल चार्ज q, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, ये आ गया इंटीग्रेशन से बाहर। ds को हमने ds लिखा और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसको 1 ही रहने देते हैं। अब ds क्या है, छोटा सा एरिया, इसे इंटीग्रेशन मतलब इन सबको जोड़ना, मतलब छोटे-छोटे सब एरिया को अगर जोड़ूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा स्फीयर का। कौन सा वाला स्फीयर का, एक बड़ा वाला स्फीयर जो कि इस स्फीयर के बाहर हमने एज्यूम किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल, डिवाइड इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी भी आउटर पॉइंट के लिए अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। अब यहां पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब यहां से यहां तक जाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां से बाहर जाते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एग्जैक्टली सरफेस पे कितना, तो इस r की जगह क्या लिख दो, कैपिटल R, चाहे इस r की जगह क्या लिख दो, कैपिटल R, वैल्यू सेम आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर। जब यहाँ पे कैपिटल R रखा तो यहाँ आसान कट गया, यहाँ पे कैपिटल R रखा तब भी वैल्यू उतनी आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सरफेस के ऊपर कितनी होगी, वही जो कि पॉइंट चार्ज के कारण होती है। ठीक है, अब ये भी अगर ये सॉलिड स्फीयर है तब भी बाहर वाले पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज ही बिहेव करेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी ही आती है, और सॉलिड स्फीयर के सेंटर से कोई डिस्टेंस नहीं तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम आई। मतलब आउटर पॉइंट के लिए तो सॉलिड स्फीयर हो चाहे स्फेरिकल शेल हो, दोनों ही कैसे बिहेव करते हैं, एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन दिया कितना होता है। अब अगर ग्राफ बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच में तो वो कैसा बनेगा, वो देखिए। ये हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ r। ठीक है, डिस्टेंस को जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस जब तक कैपिटल R के इक्वल नहीं हो जाती तब तक तो E
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रहता है, और कोई भी क्वांटिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अदर क्वांटिटी, then we can say that the graph will be a straight line. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, जब r इज इक्वल टू कैपिटल R हुआ तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय कैपिटल R स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पे पहुंचते ही कौन सा लॉ लगने लग गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो उसका ग्राफ कैसा होता है, is inversely proportional to r square, which is directly proportional to r। क्या समझ पाए, ग्राफ कैसा बनाएंगे इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड करना हो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, तो वो हम गॉसेस लॉ अप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं वो सब आपने सीखा, ये सब क्या थे, गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस। ठीक है, ये सब है गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछे जाते हैं जो मैं बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्फेरिकल शेल के कारण कितना होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर शेल के कारण पूछे तो अंदर के पॉइंट के लिए 0 और आउटर पॉइंट के लिए उतना ही जितना कि एक पॉइंट चार्ज के कारण होता है। और सॉलिड स्फीयर के लिए पूछे तो अंदर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और बाहर के पॉइंट की बात करें तो वो फिर से कैसे बिहेव करने लगेगा, एक पॉइंट चार्ज के जैसे। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता है उतना ही किसी सॉलिड स्फेरिकल चार्ज तो बॉडी का बाहर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब देखो एक दो टाइप के क्वेश्चन हमारे रह गए थे, पिछला लेक्चर में छूट गया था, वो भी बता देता हूं। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आया, प्रूव गॉसियस लॉ यूजिंग कूलॉम लॉ, ये पूछ सकते हैं। दूसरा अगर ये पूछा गया, प्रूफ कूलॉम लॉ यूजिंग गॉसियस, दोनों क्वेश्चन एमपी बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में अधिकतर पूछते रहते हैं। इसको कैसे करना है, देखो अगर गॉसियस लॉ प्रूफ करना है कूलॉम लॉ यूज करके, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई चार्ज, यहाँ से r डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो कितना होगा, r डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, कूलॉम लॉ में हमें बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k q बाय r स्क्वायर के इक्वल। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इससे जाने वाला हम फ्लक्स लिखते हैं। यहां से जाता हुआ एक स्फीयर ले लेते हैं और इस स्फीयर से पास होने वाला हम लिखते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर which is passing through, इस पॉइंट को भी बोलते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट P, E इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई वो कितना हो जाएगा, फाई होता है इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। क्लोज्ड सरफेस है तो यहाँ क्लोज्ड इंटीग्रल किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर की तरफ दूर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर हमने सरफेस के साथ ये छोटा सा सरफेस जिसे हमने बोल दिया ds। अब इसका जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल बनाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0। तो हम लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E into ds into cos 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जितना है उतना ही स्फीयर के हर पॉइंट पे होगा, क्योंकि स्फीयर का हर पॉइंट इस q चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ds और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो फ्लक्स कितना आया भाई, पाई आ गया हमारे पास में E। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है कितना है
k q by r square, k की वैल्यू होती है 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square into अभी ds 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 ये सारे एरिया अगर ऐड करेंगे तो इस सरफेस का टोटल एरिया बन जाएगा और वो होता है 4 pi r square के इक्वल। यहाँ से 4 pi से 4 pi कट गया, r square से r square कट गया, pi कितना आया q by epsilon naught के इक्वल। तो हमने कूलॉम्स लॉ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है ये मान के आपको प्रूव कर दिया कि किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स q in by epsilon naught के इक्वल होता है। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे कूलॉम लॉ और प्रूफ क्या किया गॉसियस लॉ। अभी अगला देखते हैं प्रूफ कूलॉम लॉ यूजिंग गॉसियस लॉ। तो वो कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं एक पॉइंट चार्ज लेते हैं q, यहाँ से r डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वहां से जाता हुआ, अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है, कौन सा लॉ यूज करके गॉसियस लॉ यूज करके। तो इस पॉइंट से पास होता हुआ हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, ये एज्यूम कर लिया गॉसियन सरफेस। q पॉइंट से r डिस्टेंस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होता है, ये फाइंड करने के लिए क्या किया, इस पॉइंट p से जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, ठीक है। अब इस q चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो हमेशा दूर की तरफ होगी। अब यहाँ पे जो छोटा सा एरिया लिया उसको मैंने बोल दिया ds और इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा एंटीयर, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही। तो हमने अगर गॉसियस लॉ अप्लाई किया तो अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एन इनक्लोज्ड सरफेस E डॉट ds वो किसके इक्वल होता है q in by epsilon naught के इक्वल। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे 0। इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे मैंने मान लिया कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड E, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतना ही इस स्फीयर के हर पॉइंट के ऊपर होगा, क्योंकि हर पॉइंट q से कितनी डिस्टेंस पे है r डिस्टेंस पे। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया, इनटू लिखा ds और साथ में लिखा cos 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो लिख लिया हमने q in। अब अंदर चार्ज कितना है सरफेस के अंदर q, तो q बाय लिख दिया हमने एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा केवल ds और cos 0 की वैल्यू होती है 1, क्या लिख देंगे q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो E इनटू अब ds सारे एरिया अगर ऐड करें तो क्या बन जाएगा इस स्फीयर का टोटल एरिया, और वो होता है 4 pi r स्क्वायर के इक्वल। तो ये लिख दिया हमने 4 pi r स्क्वायर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आया 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर के इक्वल। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कोई भी पॉइंट अगर q चार्ज से r डिस्टेंस पे हो तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इस होल क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स जाएगा वो कितना जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, गॉसियस लॉ यूजिंग कूलॉम लॉ और कूलॉम लॉ यूजिंग गॉसियस लॉ। तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।